नमस्कार, न्यूज़ बीके के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पचौरी। हमारा न्यूज़ बीके का स्पेशल प्रोग्राम है खास मुलाकात, जिसमें हम खास शख्सियत से मिलते हैं। और इस बार हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो वर्तमान में चिरगांव में सीईओ के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम बात करें पीसीएस या यूपी पीसीएस की, तो इसमें भी इन्होंने टॉप में अपने टॉपर में ये रहे थे। तो स्वागत करते हैं इमरान अहमद जी का। शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। सर, एक प्रेरणा स्रोत रहे आप युवाओं में जी। अगर हम बात करें यूके पीसीएस की, तो एक समय पर आपने 6th रैंक हासिल की थी। बेसिकली आप लखनऊ से रहने वाले हैं और उत्तराखंड में सर पीसीएस का कैसे आप वहाँ पहुँच गए? मतलब यूपी से उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड हम ऐसे पहुंच गए कि मैंने उत्तराखंड से ही अपना एमटेक किया। आईआईटी रुड़की से मैंने एमटेक किया, तो मुझे उस प्रदेश की जानकारी तो थी। अच्छा। और जब आप किसी प्रदेश की का एग्ज़ाम देते हैं पीसीएस का, तो वहाँ की प्रदेश की जानकारी, उसके इतिहास की, भौगोलिक स्थिति का आपको अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो एक जब हम तैयारी करने के लिए आए, तो जब भी कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, तो वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, साथ में अपने स्टेट की तैयारी करते हैं। तो मैंने अपना, चूंकि उत्तराखंड में मैं एमटेक किया था, तो मैंने वहाँ का भी फॉर्म भर दिया। तो मैंने एक साथ 3 इंटरव्यू दिए, यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का और उत्तराखंड पीसीएस का। तो मेरा जो पहला रिजल्ट आया वो उत्तराखंड पीसीएस का आया, तो मैंने जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लिया जी। और उसके बाद फिर आप यूपी पीसीएस में भी जी आपने अभी आगे बढ़ के इंटरव्यू दिया उसको। जी। उसमें भी आप 28 रैंक पर थे। यस सर। तो ये एक बड़ी बात है युवाओं के लिए कि पीसीएस भी आप 6 रैंक पर है और यूपी पीसीएस में भी आप 28 रैंक पर हैं। लेकिन पीसीएस और यूपी पीसीएस में क्या अलग आप समझते हैं, क्या अंतर होगा? अच्छा, जो आप पहले मैं उत्तराखंड में था, और चूंकि मैं होम टाउन जो मेरा रहने का वो लखनऊ है, तो जब मेरा यूपी पीसीएस में नाम आ गया, 28 रैंक आ गई डिप्टी एसपी में, तो मैंने अपनी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश को लिया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के माशरे समाज को बेहतर तरीके से समझता हूँ, और अपने प्रदेश को सर्व करने किसी भी प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात होती है। तो इसलिए मैंने अपने प्रदेश का चयन किया। अब जहाँ तक बात आपने पूछी कि ये उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस में क्या फ़र्क है, तो देखिए, हर प्रदेश की अपनी एक पहचान होती है, और वो जिसे कहते हैं फ्लेवर, और वो फ्लेवर आपको उसके एग्ज़ाम के में दिखता है, उसकी परीक्षाओं में दिखता है। तो जो उत्तराखंड, मोर और लेस तो जनरल स्टडीज़ तो दोनों की सेम ही रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की स्पेसिफिक होती हैं, जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूपी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे उत्तराखंड में कुछ ऐसी विशेष प्रजातियाँ होती हैं, उनके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन आए थे। और यूपी में, चूंकि यूपी अपने आप में एक मिनी भारत है, तो अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो आपकी यूपी की तैयारी तो हो ही जाती। उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की पॉलिटिक्स, या वहाँ का जो राज्य आंदोलन है, या जो वहाँ का उत्तराखंड का इतिहास है, उसका थोड़ा सा अध्ययन आपको करना पड़ता है। अच्छा, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, आपकी स्कूल टाइम पे आते हैं। जी जी जी। आपकी स्कूलिंग जिस स्कूल में हुई है, स्कूल का नाम रानी लक्ष्मीबाई जी। जी जी जी। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि उस दौरान से ही आप बुंदेलखंड से, क्योंकि हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी नगरी की हैं, बुंदेलखंड से हैं, तो तभी से जुड़ाव हो गया था, और आज आप वर्तमान में बुंदेलखंड में झांसी के चिरगांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेशक, मुझे लगता है कि जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, उनका मेरे जीवन पे कोई प्रभाव जरूर है। बिल्कुल। शायद कुछ रहा होगा कनेक्शन। अब देखिए, मैंने रानी लक्ष्मीबाई स्कूल लखनऊ से पढ़ाई करी, इंटर किया। अब मुझे क्या पता था कि मैं बीटेक करूंगा, और बीटेक के बाद जिस शहर में बीटेक करने जाऊंगा वो रानी लक्ष्मीबाई जी का शहर होगा। झांसी से आपने बीटेक किया। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़े जी, और झांसी शहर में बीटेक किया जी। उसके बाद मैंने तैयारी की सिविल सेवा की। सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद जो मुझे पहली पोस्टिंग मिलेगी वो भी रानी झांसी के शहर में मिली। तो ये एक इत्तेफाक की बात है, इसमें कहीं से भी मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, मैंने अपना प्रयास किया, और परिणाम के रूप में ये चीज़ें मेरे साथ जुड़ती चली गई कि लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़े, बीटेक जो शिक्षा करी वो भी रानी झांसी के शहर में, और जो पहली पोस्टिंग मिली वो भी बुंदेलखंड की पावन भूमि में और झांसी शहर में मिली। बहुत बढ़िया था। पोस्टिंग से अब हम बात करते हैं। पहली पोस्टिंग आपकी है चिरगांव में है, एक बड़ा पद है, थाना प्रभारी का आप सीईओ हैं। तो आप पहली पोस्टिंग के हिसाब से आपने चिरगांव में जब
अपने पोस्टिंग की बात हुई और आप वहाँ पहुँचे, तो आपने क्या प्लानिंग की कि चिरगांव को अपराध मुक्त कैसे किया जाए, या महिलाओं के लिए क्या सेवाएं अलग से दी जाए? तो आपने ऐसी क्या प्लानिंग की चिरगांव के लिए? जी, देखिए पहले मैं बता दूं कि चिरगांव जो एक शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर है। ये मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं उनकी जन्मस्थली है। तो जब मुझे पता लगा कि मुझे ग्रामीण थाने के रूप में चिरगांव भेजा जा रहा है, तो मैंने बहुत अपने आप में बहुत ही प्राउड फील किया कि चलिए एक, और मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। तो मैं जब वहाँ गया तो पहले तो मैंने किसी भी जगह पे काम करने के लिए, जैसे ये वर्क प्लेस है, आपको इस वर्क प्लेस पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस चीज़ का क्या यूज़ है, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज़ का बेहतर इस्तेमाल या बेहतर प्रयोग या उससे बेहतर अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए प्राथमिकता थी कि मैं चिरगांव को बहुत अच्छे तरीके से जानूं। साथ ही साथ जब आप सिविल सेवा में होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, तो जनता के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्राथमिकता में रहा और है और अभी आगे भी रहेगा कि मैं जनता के साथ हर टाइम अवेलेबल रहूं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय थाने पे बिताता हूं। प्लस थाने का जो क्षेत्र है, प्रत्येक थाना क्षेत्र कई हलकों में बटा होता है और हलके फिर बीट में बटे होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसका अध्ययन किया कि हमारे यहाँ कितने हलके हैं, कितने गांव आते हैं, कितने गांव में प्रधान हैं, कितने चौकीदार हैं, कितना मेरा थाने का स्ट्रेंथ है। इसको मैंने बड़े अच्छे से एनालाइज किया, रजिस्टर मंगाया, उसमें देखा कितने लोग हैं हमारे पास, पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है। फिर जो आपने बात कही कि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए सबसे ज़रूरी बात और गर्व की बात है कि उसका क्षेत्र अपराध मुक्त रहे। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने अपने क्षेत्र की हिस्ट्री शीट मंगाई। हिस्ट्री शीट में हमारे पास 46 हिस्ट्री शीटर हैं, जो कि कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। तो उनको हल्का वाइज मैंने बांटा कि कौन सा सब इंस्पेक्टर या दरोगा उनसे जाके समय समय पर उनकी निगरानी करेगा। ठीक है, कुछ उसमें से चूँकि अभी आने वाले समय में इलेक्शन है यहाँ पे, पंचायत इलेक्शन, तो उससे पहले गतिविधियाँ बहुत, आपसी रंजिश, राजनीतिक विवाद, ठीक है, भूमि विवाद, वर्चस्व की लड़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अगर पुलिस पहले से सजग और पहले से निरोधात्मक स्थिति में रहती है, अपराध का निरोध करती है और नियंत्रण के तरीके लगाती है, तो हम बहुत हद तक अपराध को मुक्त कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि महिलाओं के प्रति, देखिए ओवरऑल ना सिर्फ झांसी, ना सिर्फ बुंदेलखंड, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में आप देखेंगे कि महिलाओं में के प्रति अपराधों में कहीं ना कहीं आप वृद्धि देखेंगे, प्लस साथ ही साथ जागरूकता भी देखेंगे। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जागरूक भी हैं तो अपराधों के लेके वो रिपोर्ट कराती हैं। ठीक है, तो हमने ये कोशिश की है जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हों चिरगांव में या झांसी में, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो। ठीक है, अगर कोई पीड़िता कोई प्रार्थना पत्र लेके थाने पे आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई पत्र निस्तारण में उसके आवेदन में किया जाए। साथ ही साथ तुरंत मौके पर पुलिस को या हमारे बीट कांस्टेबल को या हमारी चीता जो मोबाइल होती है उसको भेजा जाए अगर हमें दूरभाष से कोई चीज़ पता लगती है। 112 जो पुलिस की सेवा है, यूपी पुलिस की बहुत ही बढ़िया सेवा है, जिसमें आप तुरंत आपको कॉल मिलती है, उसके बाद तुरंत हमारी PRV वहाँ पे पहुँचती है और उसका निस्तारण करती है। तो इस तरीके की चीज़ें करी गई। सरकार एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है, मिशन शक्ति। जी, आप कैसे उसको देखते हैं? क्या इससे वाकई महिलाएं स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं? जी, मिशन शक्ति के तहत जी, मिशन शक्ति जो ये उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो हमारा प्रदेश हो वो अपराध मुक्त हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उससे पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो। उसी के तहत मिशन शक्ति मतलब स्वावलंबन और आत्मनिर्भर और उनको अपराध से मुक्त बनाने का एक कार्यक्रम है। इसके तहत हर थाने में हमारे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 1500 से अधिक थाने हैं और हर थाने पे एक महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। हमारे झांसी शहर में 26 थाने हैं, हर थाने पे लगभग उसमें 26 थानों में 19 थानों के, मैं अभी अपने 2.5 महीने के कार्यकाल में 19 थानों की महिला हेल्प डेस्क जाके पर्सनली देख चुका हूँ। तो उसमें क्या है कि महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसमें एक कमरा है, उसको तीन तरफ से वो कवर है और एक तरफ से पारदर्शी शीशे के साथ लगाया गया है। उसमें आपके लिए एक डेस्क लगाई गई है जिसपे कंप्यूटर और वेबकैम और साथ में जो 24/7 उस पर एक महिला तैनात रहेगी जो कि एक मोबाइल फ़ोन के साथ रहेगी और जो भी पीड़िता आएगी उनकी एप्लीकेशन को कंप्यूटर डिजिटलाइज रूप में उसमें लिखा जाएगा और उनको एक पर्ची, शिकायत पर्ची देके जिससे वो जब भी चाहें अपनी उनकी जो शिकायत थी उस पर क्या कार्रवाई है उसको देख सकती हैं। तो ये एक चीज़ है जिसमें हम महिलाओं को प्राथमिक, चूँकि एक वनरेबल सेक्शन में आती है तो उनको हम प्राथमिकता में रख के उनकी समस्याओं के निदान के लिए हमने एक मिशन शक्ति के
के साथ महिला हेल्प डेस्क, ऐसे तमाम प्रोग्राम मिशन शक्ति के तहत चल रहे हैं। थाने स्तर पे एक महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया। जी, मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि 19 से ज़्यादा महिला हेल्प डेस्क आपने खुद जाके पर्सनली विजिट किया है, तो क्या वाकई महिलाएं महिला हेल्प डेस्क का उपयोग में ले रही हैं? क्या महिलाएं वाकई जा रही हैं महिला हेल्प डेस्क में और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा रही हैं? जी, देखिए, जो शहरों में महिलाएं हैं, जैसे हमारे अपने झांसी सिटी में महिलाएं, उन्होंने तो कई जगह होर्डिंग्स देखे हैं उसके, तो उनको पता है कि इस तरह का कुछ निर्माण हुआ है, तो वो फ़ोन से या खुद भी फिजिकली जाके अपनी शिकायत। लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी नहीं है, तो वो मैं देखता हूँ कई बार वो महिला हेल्प डेस्क के बजाय सीधे जो हमारा जो ऑफिस होता है उधर की तरफ आती हैं, तो कई बार उनको जागरूक करना पड़ता है, कई बार वो खुद ही अवेयर होती हैं, सीधे उसमें चली जाती हैं। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी महिला किसी महिला को अपने प्रति हुए अपराध को बताने में थोड़ी सी कंफर्टेबल महसूस करती है, इसलिए जो है हम लोग कई बार उसको भेज देते कि आप महिला से अपनी बात कह लीजिए। और महिलाओं को भी जो उसमें हेल्प डेस्क में बैठने की प्रॉपर्ली ट्रेंड किया गया है कि आप किस तरीके से सवाल करें या किस तरीके से उसकी समस्या को सुने, क्योंकि एक संवेदनशील विषय होता है, इसलिए उसमें महिलाओं को ट्रेंड करना और जो पीड़िता है उसको जागरूक करना कि वो अपनी समस्या को आराम से रख पाए, इसके प्रति काम किया गया है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी, हर बार महिलाओं को ही जागरूक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, अगर हम पुरुष को जागरूक करें तो ये आपराधिक जो घरेलू हिंसा है या ये दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, इन पे कहीं रोकथाम हो अगर हम पुरुष को जागरूक करते हैं? बिल्कुल, आपने वाजिब प्रश्न किया है, और मुझे इस पे निदा फजली की एक पंक्ति याद आ रही है। जी जी जी, कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उनमें ये कहाँ जानते हैं, जब्र से बात बने तन से तन मेल करे, ये अदा हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं, हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वैसी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। ठीक है, तो आपने जो बात कही कि हम हमेशा महिला को ही क्यों जागरूक करते हैं। देखिए, एक बात होती है, मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को, ठीक है, हम देखिए, थोड़ा मैंने यूपीएससी जो है समाजशास्त्र से पढ़ा है, मैं उसी से आपको समझाऊंगा, बताना चाहूँगा कि हम बचपन में क्या करते हैं, लड़की होती है, पैदा होती है, तो हम उसे क्या देते हैं, किचन सेट देते हैं। लड़का होता है तो हम उसे पिस्टल देते हैं, बंदूक देते हैं, वो किट किट चलाता रहता है पूरा दिन, और महिला बेचारी बैठ के वो बच्ची जो होती है खाना बनाती रहती है। तो ये हमारा जो परिवेश है, हमारा जो सोशलाइजेशन है, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो इस तरीके की है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही बताएं कि वो बच्ची और बच्चा, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, ठीक है, जो राइट लड़के के हैं वही राइट लड़की के हैं, बिल्कुल, एक लड़का जो आपके लिए कर सकता है वही एक लड़की भी आपके लिए कर सकती है। तो जो ये जागरूकता वाली बात हमेशा हम कहते हैं महिलाओं के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात तो वो है जो हमें आज से शुरू करनी है आगे के लिए, लेकिन जो पीछे हमने गलतियां कर रखी हैं उसके लिए हमें अभी जागरूक करना पड़ेगा दोनों लोगों को। ठीक है, तो वो बात आपने सही की, ना कि सिर्फ महिलाओं को बल्कि हमें पुरुषों को भी जागरूक करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शायरी की शुरुआत हुई है, तो आप पेशे से मतलब शायर भी हैं, कॉलेज टाइम में बहुत शायरी करते हैं और अक्सर जब भी आपको मौका मिलता है तो आप शायरी करते हैं जी। किस शायर को आप पसंद करते हैं? आपने कहा पेशे से शायर, पेशे से तो मतलब कॉलेज टाइम में अक्सर, लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही की, जब आपको मौका मिलता है तो आप शायरी कर देते हैं। और जैसे मैंने उसका एक नजराना छोटा सा पेश भी किया, तो मुझे बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर पे जो है मुशायरा वगैरह सैटरडे के दिन शाम के टाइम आता था, रात में 10 बजे, तो सुना जाता था। तो हमारे वालिद साहब और भाई लोग पसंद करते थे, तो हम भी सुनते थे। कि जब मैं यहाँ झांसी में कॉलेज में पढ़ता था तो भी मैंने थोड़ी बहुत शायरी, थोड़ी बहुत कविता कॉलेज में अक्सर जी लिखते थे शायरी। तो मुझे जो शायरी पसंद आती है वो अपने बुंदेलखंड से ही थोड़ी दूर पे एक जगह पड़ती है, इंदौर के रहने वाले मरहूम राहत इंदौरी साहब मुझे बहुत पसंद है, और उनको अक्सर जैसे कहीं होता है तो उन्हीं की शायरी में। तो एक शायरी जी, अच्छा, उनसे राहत जी की एक शायरी है जो युवाओं के लिए, बहुत सारे युवा इसको देख रहे होंगे, तो उन्हीं को मैं ये शायरी सुनाऊंगा कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और राहत जी तो खैर अगर हम बात करें तो लीजेंड है वो जी शायरों में, अगर बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपके हर शनिवार को मुशायरा देखने के लिए पूरे परिवार के साथ आप बैठते थे। अब मैं थोड़ा परिवार के लिए बात करना चाहूँगा कि सिविल सर्विस में आप
अकेले हैं अपने परिवार से, या आपके परिवार में आपके बड़े भाई या बहनें या आपके पिताजी वगैरह भी सरकार सेवा में? सिविल सेवा में मैं अपने परिवार से अकेला नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा मैं अपने खानदान में अकेला हूँ, बहुत दूर दूर तक। तो मेरे घर परिवार, मेरे जो चाचा के लड़के हैं या सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि मैं सिविल सेवा में हूँ, और सब बड़ा फक्र भी महसूस करते हैं जब मैं घर पे जाता हूँ। तो दरअसल बात यह है कि हम लोग का जो पुश्तैनी है वो हम लोग किसान परिवार से आते हैं। तो जो किसान का परिवार होता है वो सोचता है कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं और कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी उन्हें मिले। तो उसके तहत हमारे जो चाचा लोग हैं या हमारे वालिद साहब हैं वो सरकारी नौकरी में आ गए, और पिताजी हमारे अध्यापक हैं। और हम लोग 7 भाई हैं जिनमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो ये पापा या कि शुरू से ही वो रही कि किसी तरह पढ़ के कोई नौकरी इन लोगों को मिल जाए। और फिर इसमें यह हुआ कि कंपटीशन की सबने तैयारी करी, खासतौर से इंटर के बाद सबने मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिए, और माशाल्लाह से जो मेरे भाई लोग हैं सब लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में ही हैं। तो चूँकि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, तो ये था कि जो है आप बहुत रिस्की जोन में नहीं जा सकते हैं कि सिविल सेवा की, क्योंकि बहुत लोग इसमें सोचते हैं, और ऐसा है भी, ऊपर वाले का ये रहमो करम है कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, नहीं तो कई साल लग जाते हैं। तो ये हुआ कि आप छोटे हैं, मेरे बारे में कहा गया, और आप तैयारी करिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो पापा और भाई लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, खासतौर से मेरे जो बड़े भाई डॉक्टर इरफान अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं तुम सिविल सेवा की तैयारी करो। और फिर मैं इसके लिए लगा, और सफलता मुझे लोगों की दुआएं मिली और मैं सेलेक्ट हुआ। इमरान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो आए और एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारे साथ हुआ। जाते जाते मैं चाहूँगा कि युवाओं को आप संदेश दें जो कि अपना पीसीएस में या यूपी पीसीएस में तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। जो तमाम सामाईन जो इसको देख रहे होंगे, जो युवा हैं तैयारी कर रहे होंगे इलाहाबाद में, लखनऊ में, बुंदेलखंड में, जहाँ पे भी या भारत में कहीं पे भी, तो देखिए एक ये आपने एक जो डगर पकड़ी है, ये वाकई में आपके जो बहुत सारे कलीग हैं वो तो ये सोच भी नहीं पाते हैं कि इस चीज़ की तैयारी करें। तो आप उनमें विशेष हैं जो आपने सिविल सेवा की तैयारी को चयन किया। अब इसमें कई सारे मरहले आएंगे, कई सारी परेशानियां आएंगी, कई बार आप लो फील करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि लगातार आपको इसमें लगे रहना है। और आपके लिए मेरा यही संदेश है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और युवाओं को शायद शायरी से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो कठिन डगर आपने पकड़ी है उससे पीछे ना हटें, आगे बढ़ते रहें। तूफान आएगा, तूफान का सामना किया जाएगा। बिल्कुल बेशक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर जी। तो ये थे इमरान अहमद जी, हमारी एक ख़ास शख्सियत है बुंदेलखंड की, और ऐसी ही एक ख़ास शख्सियत के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।